नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में चलेंगे जो काफी उथल-पुथल भरा था, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी। ये वो समय था जब एक महान साम्राज्य बिखर गया और उसके बाद भारत का भविष्य नए सिरे से लिखा जा रहा था। हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण पता है इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा। आखिर जब कोई एक केंद्रीय शक्ति खत्म हो जाती है तो उसके बाद सत्ता के लिए कैसी होड़ मचती है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन उत्तर भारत के आखिरी महान सम्राट से, सम्राट हर्षवर्धन। ये वो शासक थे जिन्होंने बिखरे हुए भारत को एक धागे में पिरोने की आखिरी बड़ी कोशिश की थी। हर्षवर्धन का शासनकाल वाकई असाधारण था। सोचिए, महज 16 साल की उम्र में उन्होंने सिंहासन संभाला और अगले 41 सालों तक उत्तर भारत पर एक तरह से एक छत्र राज किया। उनकी ताकत उत्तर में तो जबरदस्त थी, लेकिन जैसे ही वो नर्मदा नदी के दक्षिण में बढ़े, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उनकी विजय यात्रा रोक दी। ये उनकी शक्ति की सीमाओं का भी एक साफ संकेत था। देखिए, हर्षवर्धन का साम्राज्य सिर्फ एक राजनीतिक ताकत नहीं था, बल्कि कला और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र भी था। चीनी यात्री हुएनसांग ने उनके न्याय और खासकर उनकी दानवीरता की बहुत तारीफ की है। जरा सोचकर देखिए, प्रयाग में उन्होंने अपनी 5 साल की पूरी कमाई, यहाँ तक कि अपने पहने हुए कपड़े तक दान कर दिए थे। और यही बात सबसे अहम है कि जब इतना बड़ा शासक बिना किसी वारिस के दुनिया से चला जाता है तो वो अपने पीछे एक बहुत गहरा खालीपन छोड़ जाता है। और बस यहीं से कहानी एक नया बहुत ही रोमांचक मोड़ लेती है। हर्ष की मौत के साथ ही उत्तर भारत में दबदबे की एक नई दौड़ शुरू हो गई, जो 1-2 साल नहीं बल्कि सदियों तक चलने वाली थी। तो हुआ ये कि हर्ष ने जो एकता बनाई थी वो उनके साथ ही खत्म हो गई। अब कोई एक बड़ी ताकत नहीं थी जो सबको कंट्रोल कर सके। बस फिर क्या था, छोटे छोटे राज्य अपनी अपनी शक्ति और अपना प्रभाव बढ़ाने के होड़ में लग गए। इस उथल पुथल से कई नई ताकतें उभरी, लेकिन उत्तर भारत में 2 राजपूत वंश सबसे बड़े दावेदार बनकर सामने आए। चलिए देखते हैं कि वो कौन थे और उनकी एम्बिशंस क्या थी। इस दौर में 2 बड़ी शक्तियां आमने सामने थीं। एक तरफ थे गुर्जर प्रतिहार, जो दक्षिण पश्चिम से उठे और सीधे सत्ता के केंद्र यानी कन्नौज के लिए लड़े, और दूसरी तरफ थे चौहान, जिन्होंने एक छोटे से इलाके से शुरुआत की और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई। दोनों के रास्ते अलग अलग थे, पर मंजिल एक ही थी, उत्तर भारत पर एक छत्र राज। गुर्जर प्रतिहारों की ऐतिहासिक हैसियत को उनकी इस उपाधि से समझा जा सकता है। उनके महान शासक नागभट्ट प्रथम को यह उपाधि मिली थी, म्लेच्छों का नाशक। म्लेच्छ उस समय बाहरी आक्रमणकारियों, खासकर पश्चिम से आने वाले अरब हमलावरों के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये उपाधि एक तरह से उनके भारत के रक्षक होने का प्रमाण थी। उन्होंने न सिर्फ आक्रमणकारियों को रोका, बल्कि हर्ष की पुरानी राजधानी कन्नौज पर कब्जा करने के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, उसमें भी जीत हासिल की। 1 सदी से भी ज्यादा समय तक वे उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बने रहे, एक ऐसी दीवार बनकर खड़े रहे जिसने पश्चिम से आने वाले कई तूफानों को रोका। अच्छा, अब जरा चौहानों के उदय की कहानी देखिए। ये कोई रातों रात की सफलता नहीं थी, बल्कि एक धीमी लेकिन स्थिर चढ़ाई थी। वासुदेव ने नींव रखी, अजय राज ने अजमेर जैसा अहम शहर बसाया, और विग्रहराज चतुर्थ के समय को तो चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है। और फिर इस शानदार वंश के शिखर पर आए पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनका नाम आज भी वीरता का दूसरा नाम माना जाता है। ये साल ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। तराइन की दूसरी लड़ाई का साल, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इस एक घटना ने उत्तर भारत की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं थी। जब उत्तर में ये सब हो रहा था, तब दक्षिण के दक्कन में एक और शक्तिशाली और बहुत टिकाऊ राजवंश अपनी कहानी लिख रहा था। एक ऐसी कहानी जो सदियों तक चली। चालुक्यों का इतिहास अपने आप में एक महाकाव्य जैसा है, जो कई शाखाओं में फैला था। सबसे पहले थे बादामी के चालुक्य। ये ओरिजिनल और सबसे शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली कि इन्होंने सम्राट हर्ष की अपराजय सेना को भी नर्मदा के तट पर रोक दिया था। फिर आईं इनकी पूर्वी और पश्चिमी शाखाएं, जिन्होंने अलग अलग समय पर सदियों तक दक्कन की राजनीति और संस्कृति को एक नया आकार दिया। उनकी राजनीतिक विरासत सच में असाधारण थी, और ये बात उनकी विरासत को शानदार ढंग से बताती है। 600 साल, ये कोई छोटा मोटा समय नहीं होता।
इस लंबे दौर में वे सिर्फ योद्धा ही नहीं रहे, बल्कि उन्होंने ऐहोल, बदामी और पत्तदकल में चट्टानों को तराश कर ऐसे शानदार मंदिर बनवाए जो आज भी दुनिया को हैरान कर देते हैं। उन्होंने कला और साहित्य को जो बढ़ावा दिया, वो आज भी दक्कन की संस्कृति में जिंदा है। तो हर्ष के बाद के इस लंबे और उथल-पुथल भरे दौर ने भारत पर आखिर क्या स्थायी प्रभाव छोड़ा? चलिए इस पूरे विश्लेषण के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी बात ये हुई कि एक केंद्रीय शक्ति की जगह कई क्षेत्रीय ताकतों ने ले ली। दूसरी चीज, कन्नौज सत्ता का प्रतीक बन गया और उसे पाने के लिए सदियों तक लड़ाइयां हुई। इसी दौर ने हमें पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर योद्धा दिए, जिनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। और संक्षेप में कहें तो इसी काल ने उस मध्यकालीन भारत की नींव रखी जिसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। और हम आज की बात इसी एक बड़े विचार के साथ खत्म करते हैं। इतिहास का ये दौर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एक विशाल एकीकृत साम्राज्य बेहतर होता है या फिर कई छोटे छोटे विविध राज्यों का साथ में रहना ही भारत की असली पहचान है। इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये भारतीय इतिहास के मूल चरित्र को समझने के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है।